So we are live. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसमें कि वर्तमान में बहुत ही गहरे संबंध, गहरी दोस्ती रखने वाले दो दोस्त भारत और इजराइल, इन दोनों के बीच में कोई हल्का सा, कहते हैं ना, जख्म डालने आ गया है व्यक्ति। ऐसा समझिए कि दोनों दोस्तों के बीच में कोई ऐसी कड़वी बात करने वाला व्यक्ति आ गया जिसका कि भारतीयों ने गजब तरीके से विरोध किया। विरोध का आलम यह है कि सब तरफ एक ही चीज है और वो ये है कि चाहे ट्विटर उठा लीजिए, चाहे न्यूज चैनल उठा लीजिए, जहां तहां आप देखोगे तो उस व्यक्ति का विरोध सब जगह समाया हुआ है। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं क्या कहा था एक इजरायली फिल्म मेकर ने, जिससे कि सब तरफ जहां तहां व्यक्ति प्रतिक्रिया देने की स्थिति में आ गया। कुछ लोग हो सकता है समर्थन में आए हों, लेकिन मेजॉरिटी में लोग जो है वो इसके विरोध में उतर आए। कश्मीर फाइल्स, जो कि एक फिल्म से ज्यादा बढ़कर एक इमोशन है, इस फिल्म के बारे में हमने आपके सामने 2 सेशन पहले भी साझा किए हैं। लगभग आज से 8 महीने पहले यह फिल्म आई थी, जिसके ऊपर मैंने 2 सेशंस किए हैं। दोनों सेशंस इस समय यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें सुन सकते हैं। और अगर आपने नहीं सुना है तो हम आपको सजेशन में इन लिंक्स को सजेस्ट कर देंगे। इन फिल्मों के ऊपर हाल ही के अंदर इंडियन फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, असल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के अंदर, इजराइल के एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि सो कॉल्ड फिल्म मेकर है, जो कि यहां पर एक जूरी के रूप में बुलाया गया था, उसके द्वारा कश्मीर फाइल्स पर जो प्रतिक्रिया दी गई, उस प्रतिक्रिया ने भारतीयों को एक तरीके से यह समझिए या यूं समझिए, जिन्होंने कश्मीर फाइल फिल्म देखी है या कश्मीर से जो लोग कनेक्टेड हैं, उन लोगों ने गजब तरीके से उस व्यक्ति को ट्रोल कर दिया है। ट्रोल करने के बाद हालात ये हुए कि खुद इजराइल के जो राजदूत हैं वो यहां मतलब भारत में, भारत सरकार को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपने द्वारा सारी बातें मेंशन की और कहा कि भाई, मैं अपनी तरफ से पर्टिकुलरली इस घटना के ऊपर अपनी तरफ से माफी मांगता हूं। क्या हुआ था, सारी बातें अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। क्यों इजरायली राजदूत ने भारत से और भारतीयों से माफी मांगी और कहा कि इस व्यक्ति को साइड में रखिए, हम और आप अलग लेवल पर हैं। आइए थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं एक व्यक्ति का नाम ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। नाम है इसका नदाव लेपिड। और अगर ट्विटर ट्रेंड्स को आप ध्यान से देखें तो नंबर 3 पर कश्मीर फाइल्स, नंबर 4 पर इजराइल, ये सारी चीजें आपको ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में होती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने ट्वीट्स में इस व्यक्ति को कोट किया है। नाम है इसका नदाव लेपिड। और नदाव लेपिड को कोट करते समय खुद गोवा, जहां पर यह व्यक्ति इस समय फंक्शन अटेंड करने आया हुआ है, वहां के मुख्यमंत्री ने भी खुद इसके खिलाफ अपना बयान दिया है। ऐसी स्थिति में आप जहां तहां ट्विटर को देखेंगे, वहां पर नदाव लेपिड को लेकर के लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसने क्या कहा, कैसे कहा, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। लेकिन वर्तमान की मीडिया, चाहे फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या वर्ल्ड मीडिया हो, हर चीज इसको बहुत हाईलाइट करके उठा रही है। आप बीबीसी में देख सकते हैं द कश्मीर फाइल एट IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया में आयोजित हुआ गोवा के अंदर, वहां पर रो ओवर इजराइल फिल्म मेकर नदाव लेपिड्स कमेंट, इसकी वजह से जो विवाद फंसा है, यह हर जगह की सुर्खी बना हुआ है। चाहे टाइम्स अखबार की बात करें, चाहे द हिंदू की बात करें, हर जगह इनका बयान विवादित है। क्या विवादित बयान दिया बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि दोनों देशों के बीच में बहुत गहरा संबंध है और बहुत गहरी दोस्ती को तोड़ने के लिए कुछ लोग मिर्च मसाला छिड़कने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में वहां के जो ऑफिशियल जो एनवॉय भारत में नियुक्त हैं, उनके द्वारा जो भारतवासियों से कहा गया लेटर है या अपना जो ओपन लेटर उन्होंने साझा किया, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, ताकि आप इजराइल के प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार का दुष्भाव ना लेकर आए, क्योंकि यह हमारा बहुत ही सघन मित्र है। किसी एक व्यक्ति की वजह से आप पूरे इजराइल को नहीं कोसें, यह मेरा प्रयास रहेगा। नावर गिलोन, जो कि भारत के अंदर इजराइल की तरफ से नियुक्त राजदूत हैं, उन्होंने खुद यह बात कहते हुए लिखा है, द फ्रेंडशिप बिटवीन द पीपल, मतलब between the people and the states of India and Israel is very strong and will survive the damage you have inflicted. As a human being, I feel ashamed and want to apologize to our host for the bad manner in which we repaid them for their generosity and friendship.
अपने द्वारा इन्होंने जो भी बातें कही वो बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जिन्हें कश्मीर के बारे में जानना है, हो सकता है उन्होंने कश्मीर फाइल ना देखी हो, लेकिन मेरे बहुत से साथी अभी तक अपने मोबाइल में मेरे कहने पर कुकू एफएम डाउनलोड कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी जाकर के आप वहां से आज के दिन इस पुस्तक को सुने, जो कि एक कश्मीरी पंडित ने अपने द्वारा लिखी है, और उसने कहा है कि हमारे चंद्रमा पर भी दाग हैं, और वो दाग जो है ना वो ब्लड क्लॉट्स के हैं। कश्मीरी पंडित के द्वारा अपनी व्यथा बताती हुई यह कहानी आपको कुकू एफएम पर अवेलेबल है, जो कि कश्मीरियों की कथा सुनाती है। आप इसे, जिन्होंने मेरे कहने पर अब तक अपने मोबाइल में कुकू एफएम डाल लिया है, वो इसे जरूर जाकर सुने। ये वो एप्लीकेशन है जहां पर 10,000 से ज्यादा किताबें अलग अलग वैरायटी की, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प से हो, तमाम प्रकार की किताबें यहां पर हिस्ट्री से संबंधित अवेलेबल हैं। आप यहां पर इन सभी किताबों को मात्र 399 रुपीस सालाना के सब्सक्रिप्शन पर पा जाते हैं। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज कर लेते हैं तो आपको यह सब किताबें 199 रुपीस में ऑडियो बुक के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। यानी आप इन बुक को पढ़ेंगे नहीं, अपितु सुन पाएंगे, जैसे फिलहाल आप मुझे सुन पा रहे हैं। सुनने के साथ साथ आप इसकी कुछ फीचर्स का भी लाभ ले पाएंगे, और वो फीचर्स क्या है, आप इस किताब को पढ़ते पढ़ते अगर आपको लगता है कुछ बात मुझे लिखनी है तो आप उस वीडियो को पॉज करके राइट में ही नोट बना सकते हैं। साथ में अगर आप सोते समय सुन रहे हैं और आपको लगता है कि रात भर कहीं चलता ना रह जाए, इसलिए स्लीप टाइमर लगा सकते हैं, ड्राइव करते भी आप इसे सुन सकते हैं। यह इस एप्लीकेशन की विशेषता है, आप जाकर के इसका एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो अब मैं आता हूं क्या कहा उन्होंने, किसने, जो न्योर गैलोन है। न्योर गैलोन कौन है? इजराइल के राजदूत जो भारत में नियुक्त हैं। उन्होंने भारतीयों से क्या क्या मैसेज में बात कही, पहले हम वो इसलिए जान ले रहे हैं ताकि भारत और इजराइल की मित्रता में कोई कड़वाहट लाने का जो दुष्प्रयास कर रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं इजराइल वो देश है जिसे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान एज ए कंट्री भी मान्यता नहीं देता है। जिस देश को पड़ोसी हमारा कंट्री भी मान्यता नहीं देता है, और आपको यह बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमारी दोस्ती बहुत लोगों के लिए चिंता का बात है, बहुत लोगों के लिए चिंता का बात है। यह बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इजराइल के द्वारा हाल ही में कश्मीर के अंदर ही यह कहा गया था कि वो अपना एक्सीलेंसी सेंटर डेवलप करेंगे, जहां पर लोगों को एग्रीकल्चर सिखाएंगे। और इस बात पर पाकिस्तानी लोग और कश्मीरी जो लोग हैं, जो चाहते हैं, सेपरेटिस्ट जो लोग हैं, वो भड़क गए थे। आतंकियों ने इतने तक धमकी दे दी थी कि अगर इजरायली सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी कश्मीर में बनेगा तो उसके ऊपर टेरर अटैक किया जा सकता है। आप विचार करें, जो लोग इस प्रकार की धारणा रखते हो कि इजराइल का कश्मीर में आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, क्या वो लोग चाहेंगे कि भारत और इजराइल के बीच की मित्रता बहुत अच्छी से रहे? बिल्कुल नहीं। और इस प्रयास को करने के लिए इन लोगों ने तरीका क्या अपनाया, एक इजरायली फिल्म मेकर को कुछ ऐसे बयान दिलवा दिए जो कि कश्मीर पर किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आएंगे। अब जब वो बयान दिलवाए ना, तो बयान दिलवाने के ऊपर यह जानकारी जब उस व्यक्ति के बारे में संकलित की गई कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, तो पता चलता है कि वो इजरायलियों के खिलाफ भी भला बुरा कहता रहता है। जो व्यक्ति खुद के देश के बारे में ही अच्छा विचार नहीं रखता, वो दूसरे देशों के अंदर या दूसरे देश के अंदर जो अन्य लोग रह रहे हैं उनके साथ हुई प्रताड़नाओं पर किस प्रकार के विचार रख पाएगा, ये तो स्वयं आप विचार कर सकते हैं। इजराइल में जो यहूदियों के साथ में जो अत्याचार हुए जर्मनी के अंदर, या फिर जो अपने ही देश के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करता हो, उस व्यक्ति से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर एम्बेसडर ने अपने द्वारा एक ओपन लेटर लिखकर बहुत सारी बातें लिखी और कहा कि भाई देखिए, हम लोग पूरी तरह से अशेम्ड हैं, शर्मिंदा हैं उस व्यक्ति की बात पर। आप वो ट्वीट्स देख सकते हैं यहां पर। ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इजरायली राजदूत नाओर जिलोन ने लिखा कि भारतीय संस्कृति में वे कहते हैं कि मेहमान भगवान होता है, और आपने IFFI गोवा के जजों के पैनल में अध्यक्षता करने के साथ जो निमंत्रण मिला, उस निमंत्रण में आपने सामने वाले के सम्मान का, भरोसे का और सत्कार का इस बुरे स्वर में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी कहा कि जब भारत और इजराइल का कंटेंट देख रहा है तो ऐसे समय में आपको विनम्र होना चाहिए। ये जो बातें हैं, ये इजरायली राजदूत ने उस फिल्म मेकर को कही है कि यार तुम किस मुंह से ये सारी बातें बोल दिए, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं। अब ये सब बातें आपके मन में भी आना शुरू हो गई होंगी कि आफ्टर ऑल ये क्या हुआ था। तो मैंने आपको पहले इजरायली राजदूत के द्वारा भारतीयों से और उस व्यक्ति को जो मारी गई डांट है वो भी सुनाई, और दूसरा
भारतीयों से जो अपना प्यार का इजहार किया गया वो भी दिखाया। इसके साथ साथ फिलहाल के लिए हम आपके साथ में और जो जानकारी साझा करेंगे वो मैं आपके साथ में बताता चलता हूं। तो आप इधर देखें, यहां पर हाँ, तो यहां पर जो है ना, अब लैपिड ने क्या कहा था एक बार के लिए आप वो जान लीजिए। गोवा में आयोजित हुआ 53 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे आप IFFI के नाम से जानते हैं, उसमें कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म पर चर्चा हुई थी। इस दौरान जूरी के रूप में एक व्यक्ति यहां की अध्यक्षता कर रहा था और वो एक इजरायली फिल्म मेकर था। इसका नाम था नादव लैपिड। और इस नादव लैपिड ने अपने बयान में कहा कि यह फिल्म वल्गर है, अश्लील है और एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। प्रोपेगेंडा फिल्म का अर्थ होता है किसी एक विचारधारा को प्रसारित करने के लिए बनाई गई फिल्म है। विचारधारा क्या हो सकती है? यदि किसी ने इस फिल्म को देखा है तो इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाती है और जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार थे, या फिर यह समझिए कि जिनकी वजह से यह घटनाएं हुई थी, उन्हें भी यह फिल्म आईना दिखाती है। जब यह कार्यक्रम इस फिल्म के अंदर प्रदर्शित किए जाते हैं तो यह बोलता है कि यहां पर केवल एक प्रोपेगेंडा प्रसारित किया जा रहा है किसी एक अन्य कम्युनिटी के खिलाफ। यह बात इसने अपने बयान में कही। इसने कहा कि द कश्मीर फाइल फिल्म देखकर हम सभी डिस्टर्ब हैं, हैरान हैं। यह फिल्म हमें अश्लील और प्रोपेगेंडा बेस्ड लगी। इसके साथ साथ इतने प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के लिए यह फिल्म उचित नहीं है। मैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग को खुले तौर पर इसलिए शेयर कर सकता हूं क्योंकि यह समारोह आत्मा ही यही है। इस समारोह की आत्मा ही यही है। हम यहां आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। इस समारोह में हमने डेब्यू कंपटीशन में 7 फिल्में, इंटरनेशनल कंपटीशन में 15 फिल्में देखी हैं। इनमें से 14 फिल्म सिनेमैटिक फीचर्स वाली हैं और 15वीं फिल्म द कश्मीर फाइल से हम सभी को परेशान और हैरान करने वाली है। यह इस व्यक्ति का बयान है जो मैंने आपको बताया है। होपफुली यह बयान यहां चल जाए तो मैं आपको सुना देना चाहूंगा। आप एक बार के लिए इसका बयान भी सुन लीजिए। We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. इसी बयान के बाद में सारा मामला निकल कर आया है। अब ये कहां की बात है, थोड़ा और विस्तार में जान लीजिए। असल में भारत के अंदर जॉय ऑफ सिनेमा, यानी एक तरह से ये समझिए कि जितनी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्में हैं उनकी समीक्षा करने के लिए एक फंक्शन का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। ये इस बार 53वां संस्करण अपना गोवा में आयोजित किया। यह 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था और 28 नवंबर के दिन फाइनल फंक्शन के दिन का यह बयान है। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। यह फिल्म फेस्टिवल 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 1952 में पहली बार आयोजित किया गया था। यानी ये 53वां कैसे बना, तो शुरुआत भी कभी से हुई होगी। तो यह फिल्म फेस्टिवल तब से लेकर के 35वें नंबर तक के फिल्म फेस्टिवल पर अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता था, लेकिन तब से लेकर 35th से लेकर अब तक यानी 53rd तक ये अब लगातार गोवा में ही आयोजित किया जा रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल का अर्थ क्या होता है? दुनिया भर की तमाम फिल्मों को यहां पर बुलाया जाता है। फिल्मों को बुलाने का मतलब है कि उन फिल्मों को यहां प्रदर्शित किया जाता है जूरी के सामने। जूरी कौन होता है? जैसे यह माना जाता है कि उसे अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का ज्ञान है। यहां पर फिल्मों को बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ऑस्कर वगैरह में दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रदर्शित किया जाता है जूरी के सामने और जो फिल्म के जानकार हैं उनके सामने। अगर उन्हें वो फिल्म पसंद आती है तो वो उस फिल्म को पुरस्कार देकर जाते हैं। इस पुरस्कार की वजह से ही यह फेस्टिवल काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। हालांकि दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में जो भी फिल्म के अंदर उतरे हुए हैं सब अपने अपने लेवल पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, लेकिन यह फिल्म फेस्टिवल भारत में काफी नहीं दुनिया में भी बहुत बड़ी मान्यता रखता है। इसको आप इस तरह से जान सकते हैं, ठीक है ना? तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल केवल भारतीय फिल्मों के लिए ही
नहीं, दुनिया भर की कई फिल्में यहां पर प्रदर्शित की जाती हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 79 कंट्रीज की इसमें 280 फिल्में प्रदर्शित की गई थी। आप इस बात से पर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा आयोजन होता होगा, ठीक है ना। इसके अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है और उस पुरस्कार का नाम गोल्डन पिकॉक पुरस्कार है। और यह पुरस्कार 20 से 28 तारीख के दौरान जो फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं उनमें जो बेस्ट फिल्म लगती है, इन जूरी को, यानी कि जो एक तरह से जज करने के लिए बैठे हुए लोग हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंदर कितने लोग जूरी बने थे? 5 लोगों को जूरी बनाया गया था, जिनमें से अमेरिका के फिल्म निर्माता जिनको गोटोहो, फ्रांसीसी फिल्म संपादक पास्कल चावांस, फ्रांसीसी वृत्तचिल फिल्म निर्माता, फिल्म समीक्षक और पत्रकार जेवियर अंगुलो बार्टुरेन और भारत के निर्देशक सुदीप्तो सेन शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में जो फिल्में शामिल हुई उनमें पोलैंड के फिल्म निर्माता क्रिस्टोफ जानुसी की परफेक्ट नंबर, मैक्सिको के फिल्म निर्माता कार्लोस आइचलमैन कैसर की फिल्म रेड शूज, ईरानी ड्रामा नो एंड हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स शामिल हैं। ये वो फिल्में थी जिन्हें फाइनली प्रदर्शित करने के लिए रखा गया था। उस दौरान अब यहां पर भारत की तरफ से जो जूरी शामिल था उनका नाम है सुदीप्ता सेन, और सुदीप्तो सेन ने इस पूरी कंट्रोवर्सी से अपने आप को साइड कर लिया और उन्होंने कहा कि जूरी के नाम पर यह मेरा मत नहीं है कश्मीर फाइल को लेकर के, यह संभव है कि उनका मत रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर यह बात बहुत मायने रखती है कि यह जो बयान है, अच्छा इतना ही नहीं, यहां पर एक फौदा नामक वेब सीरीज है इजराइल की, उसको भी प्रदर्शित किया गया, उसके भी कलाकार के द्वारा यहां पर अपना रिएक्शन दिया गया। It's thrilling every time that we meet people that are giving us so much love here in India. You know, we just got to the immigration when you're stamping the passports. So the guy over there looked at me and he said, "Oh, I just watched your show 33 times." There you go. For me to see that, I just hugged him. I tried but it was hard. But ये एक कलाकार है जो अपने द्वारा ये दर्शा रहे हैं कि इनका वेब सीरीज जिसका नाम फौदा है, बोले उसको जो लोग देख चुके हैं इंडिया के अंदर भी, जबकि इजराइल की वेब सीरीज है, वो लोग जब मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इससे पता चलता है कि इजराइल और भारत के बीच कितनी बेहतर कनेक्टिविटी है, लोग कितना एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसी सम्मान का ये जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखने वाली बात है। तो नदाव लेपिड ने इस वल्गर रिमार्क को जो कश्मीर फाइल्स के ऊपर दिया, ये इनका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। ये बात सुदीप्तो सेन ने अपने बयान के अंदर कही है। उन्होंने कहा है कि भाई ये मेरा बयान नहीं है, ये उनका अपना बयान हो सकता है। कश्मीरी हिंदुओं की दर्दनाक कहानी दर्शाती है यह फिल्म, जो 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी कश्मीर फाइल्स के नाम से। कश्मीर विद्रोह पर आधारित है। फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और नरसंहार की कहानी को दर्शाया गया है। इस फिल्म के अंदर अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार्स ने लीड रोल निभाया है। कश्मीर फाइल ने 290 करोड़ का कारोबार भी किया है और देश के अंदर इसकी प्रशंसा बड़े लेवल पर हुई है। अब नदाव लेपिड की पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि ये किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, क्योंकि इनके जो भी बयान हैं वो इजराइल के लिए भी बड़े भारी पड़ते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो ये फिल्म के कलाकार हैं, मतलब राइटर हैम लेपिड और मूवी डायरेक्टर एरा लेपिड के बेटे हैं। फिलॉसफी में पढ़ाई की है। इजराइल में क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी होता है मिलिट्री सर्विस में एंट्री करना, इसलिए इन्होंने कंपलसरीली मिलिट्री में इजराइल के अंदर सर्विस भी की है और उसके बाद ये डिग्री हासिल करने के बाद में बाहर चले गए। इनके द्वारा कुछ फिल्में भी बनाई गई हैं। अब फिलहाल के लिए जिन कारण से ये चर्चित रहते हैं आप जरा उन्हें देखें। जैसे फिल्म पुरस्कारों के अंदर IFFI का नाम है, ऐसे ही एक कांस फिल्म फेस्टिवल और होता है। उस कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर इनके द्वारा अपने ही देश के खिलाफ बयान दिया गया। क्या कहा गया? लेपिड टेक्स सीदिंग स्वाइप एट इजराइल आइडेंटिटी, कि इनको इजराइल की आइडेंटिटी पर ही खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं है? इनको लगता है कि यह गलत प्रकार से प्रकट हुआ देश है। आप जिस देश के रहने वाले हैं उस देश के बारे में क्या विचार रखते हैं जरा देखिए। नदाव लेपिड कहते हैं कि इजराइल कलेक्टिव सोल इज ए सिक सोल, यानी कि ये अपने खुद के देश इजराइल के बारे में जो विचार रखते हैं, इनका कहना है कि इजराइल तो खुद एक बीमार आत्मा है।
अब भैया बीमार आत्मा जो अपने देश को बोल सके वो दूसरे देश का या उस देश का जिन देशों के साथ अच्छा संबंध है उनके प्रति क्या रवैया रखेगा, यह अपने आप में सोचने समझने वाली बात होनी चाहिए। आप इधर देख सकते हैं, लेस अबाउट सिनेमा मोर अबाउट नॉर्मलाइजिंग इजरायली ऑक्यूपेशन, यानी इन्हें यह लगता है कि पैलेस्टाइन वाला जो हिस्सा है, फिलिस्तीन वाला जो हिस्सा है, उस पर इजराइल का जो कब्जा है उसके ऊपर भी ये इसको सही नहीं मानते। यानी ये वो व्यक्ति हैं जो अपने देश के बारे में सही विचार नहीं रखते, वो उस देश के किन्हीं अन्य देशों के साथ जो अच्छे संबंध हैं उसके बारे में क्या विचार रख सकता है। इसलिए यदि आप इस व्यक्ति के कारण इजराइल को गलत मान रहे हैं तो एक बार के लिए जरा ठहर जाइएगा, क्योंकि इसका यह सरकारी बयान नहीं है, इजराइल की सरकार का बयान नहीं है। इस व्यक्ति के प्रति जो भावना निकल कर आ रही है, बहुत से लोगों का कहना है ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जैसे ग्रेटा थनबर्ग से किसान प्रोटेस्ट के बारे में मैसेज करवा लेना कि आप किसान प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बोल दीजिए। ये टूल किट वाला जो मामला निकल कर आया था इंडिया के अंदर, कुछ उस प्रकार की चीजें निकल कर आ रही हैं कि संभव है उसने खुद ने ये सब बातें ना बोली, उससे बुलवाई गई हो कि तुम ऐसा बोलो ताकि अपने आप में इस देश के लोगों को अपने ही विषयों के ऊपर शंका होने लगे। हम देशवासियों की बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर कोई हमें हमारी तारीफ करता हुआ मिले तो एक बार के लिए विश्वास ना करें, लेकिन कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारी तारीफ या बुराई कर दे तो हम भाई साहब दोनों ही स्थिति में अब नॉर्मल हो जाते हैं। कोई विदेशी तारीफ कर दे तो भी हमें लगता है इसका बताया हुआ इतिहास एकदम सही होगा, यदि वो ये कह दे कि आप बहुत बुरे हैं तो हमें लगता है कि हम वाकई में बहुत बुरे हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट जो है ना, वो इन 200 साल की पराधीनता जो अंग्रेजों की हमारे ऊपर रही और उससे पहले विदेशी आक्रांताओं का जो काल रहा, उसके अंदर हम अपनी पहचान को लेकर के शंकालु प्रवृत्ति के हो गए। तभी तो हम जिस राज्य के रहने वाले हैं, यानी मैं जिस राज्य का रहने वाला हूं राजस्थान, उसके इतिहास में जेम्स टॉड का इतना जिक्र है, जो कि एक ब्रिटिश सेना का अधिकारी था, उसके ही द्वारा लिखे गए इतिहास को अब राजस्थान का एक प्रकार से प्रचलित इतिहास माना जाता है। उसकी बातों को आंसर्स में कोट किया जाता है कि जेम्स टॉड ने इस किले को इस नाम से पुकारा है। अरे भाई, वो एक सेना का महज एक अधिकारी था। इस देश के अंदर राजस्थान जैसे राज्य ने जो इतिहास बनाया, उस इतिहास के ऊपर कोई और व्यक्ति क्या राय रखता है, इस आधार पर आप ये एनालाइज करोगे कि ये देश का राज्य कितना महान है। यानी कि हमारी जो सोच है ना, कहते हैं किसी इंसान को मारने से ज्यादा अच्छा है उसके बिलीफ को मार दो, उसके अंदर का जो विश्वास है उसको खत्म कर दो। हमारे साथ हमारी पराधीनता के समय यही हुआ। हमें जितना नरसंहार के माध्यम से मारा गया, हमारे जो विश्वास का लिटरेचर था या हमारी जो सोल थी, हमारा जो कंटेंट था, उसको आक्रांताओं ने खत्म किया। हमारे जिस लिटरेचर को हम गर्व के रूप में लेते थे, जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम, नालंदा जैसे इंस्टीट्यूट्स को हम अपने गर्व के रूप में काउंट करते थे, आक्रांताओं ने उन्हें खत्म किया। क्योंकि नॉलेज जिस देश का खत्म हो जाएगा, उस देश के लोगों को आप उनके खुद के खिलाफ भी भड़का सकते हो। और फिलहाल के लिए हमारे देश के साथ यही हो रहा है, क्योंकि हमारे इतिहास के जो सोर्सेज हैं, एक इतनी बड़ी हमारी मतलब चले कितने लंबे समय से हमारा इतिहास चला आ रहा है। हम कहीं आक्रमण करने नहीं गए, हम पर आक्रमण हुए, जो स्वतः दर्शाता है कि दुनिया में हम कितने ज्यादा रिच रहे होंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि चोर या डकैती उन्हीं के होती है जो लोग पैसे वाले होते हैं। हम लोग कितने रिच थे, ये इस बात से प्रमाणित होता है कि हमारे 1000 साल के इतिहास में आक्रमण ही आक्रमण है, यानी कि लोग हमको लूटने ही आए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो देश इतनी बार लुटा हो और उस लुटने के बाद भी दुनिया की अब टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंच गया हो, उस देश को लूट करके तो कुछ नहीं उखाड़ा गया, लेकिन इसके लिटरेचर को स्पॉइल कर दो, धर्म के नाम पर लड़ा दो, जात पात के नाम पर लड़ा दो, ताकि ये लोग एक दूसरे पर बिलीव ना करने लगे और ये अपने आप खत्म होने लगे। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हैं जो देश को तोड़ने के लिए काम में ली जाती हैं। खैर, इस फिल्म के जो निर्माता हैं उनके द्वारा इस बात को लिखा गया कि ट्रुथ इज मोस्ट डेंजरस थिंग, इट कैन मेक पीपल लाई। भाई, सत्य एक ऐसी चीज है जो लोगों को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि यदि सत्य बाहर आ गया तो बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ बाहर आ जाता है। अनुपम खेर जो इसके अंदर फिल्म के अंदर काफी अच्छी कलाकारी किए हैं, उन्होंने भी अपने द्वारा इस फिल्म के अंदर इनकी प्रतिक्रिया का काफी बुरा तरह से वो कहा है। एक बहुत अच्छा ट्वीट मुझे लगा एक व्यक्ति का, जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अक्षय कुमार देश के अंदर कोई बात बोले तो उसे इसलिए चुप करा दिया जाता है कि तुम्हारे पास कनेडियन नागरिकता है, तुम देशभक्त
देशभक्ति के बारे में बात कैसे कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर एक फिल्म निर्माता जो दूसरे देश का है वो हमारे बारे में कुछ बोल दे तो हमें लगने लगता है कि ये आदमी सही बोला, देखा इसने कितनी सही बात बोली। क्योंकि देश के अंदर कई ऐसे भी कलाकार हैं जैसे प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, जो इनके विचारों को, इनके बयानों को एंडोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत सही बोले, देखा कितना सही आईना दिखाया गया है। यानी जब अक्षय कुमार बात बोल दे तो तुम तो चुप रहो क्योंकि तुम कैनेडियन कुमार हो। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे देश का फिल्म निर्माता हमारे देश के बारे में कुछ बोल देता है तो कहते हैं अरे तुमने सही कहा, देखा हम तो पहले ही कह रहे थे तुम सही थे। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है। और ये इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा सो कॉल्ड जो हिपोक्रेसी फैलाई जाती है ना, ये छद्म बुद्धिमता जो फैलाई जाती है, कथनी और करनी में अंतर दिखाया जाता है, मुंह में राम बगल में छुरी दिखाई जाती है, ये लोगों से बचने की आवश्यकता होती है। ये एक बहुत ही जेन्युइन बात है और यही कारण है कि लोग इस विषय के ऊपर अपनी राय रखने में बिल्कुल भी नहीं हिचक रहे हैं। ये कमेंट हमें बहुत अच्छा लगा, कोई प्रणय महाजन करके हैं, अक्षय कुमार कांट स्पीक ऑन इंडिया, ये हिपोक्रेसी है इंटेलेक्चुअल्स की, बुद्धिजीवियों की। और नदाव लेपिड जो है कैन इवन लाई अबाउट इंडिया, और एक व्यक्ति जो इतने लोगों की हत्या हुई कश्मीर के अंदर, इतने सारे लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया, उसके बारे में वो कुछ भी बोल सकता है ये हमारे देश के अंदर। और मैं ये इसके पीछे का बड़ा कारण आपको बता रहा हूं, और बड़ा कारण यही है साथियों कि हमें खुद पर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास, और आज भी आप अगर आत्मविश्लेषण मेरे इस सेशन के बाद खुद का करेंगे तो ये जरूर पाएंगे कि हम लोग हमारे बारे में कोई भी अटेस्टेशन लेने जाते हैं किसी व्यक्ति से कि भैया मेरे बारे में क्या विचार रखते हो। दूसरा अगर आपको किसी दिन ये बैठकर कह दे कि यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो, हमें लगने लगता है हम वाकई में बहुत अच्छे आदमी हैं। और कोई दूसरा व्यक्ति हमसे ये कह दे यार मैं तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करता, हम डिप्रेशन में जीने लगते हैं। हम अपना रियल में भी एक खुद का भी विश्वास जो है ना वो खो चुके हैं। आपको ये रियलाइज करना होगा, देश के युवा को और देश का जितना भी वर्ग है उसको पहले आत्मविश्वास जगाना होगा। यह जरूरी नहीं है कि उस आत्मविश्वास के लिए कोई परम ब्रह्म ज्ञानी आपको मिले, पहले खुद पर ट्रस्ट करना शुरू करिए, तब जाकर के आप किसी और चीज पर ट्रस्ट बढ़ा पाएंगे, है ना। तो यहां पर ये सब लोग अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रकाश राज कहते हैं शेम इज ऑफिशियल नाउ, यानी जस्ट आस्किंग, यानी कि ये अपने द्वारा पहले तो इस फिल्म के ऊपर कहते ही थे, अब ये कहते हैं कि ये मतलब स्वरा भास्कर कह रही हैं, उन्होंने कहा कि नजर आ रहा है, बता दें कि प्रकाश राज इस फिल्म को, तो मतलब क्या ही कहा जा सकता है। खैर छोड़िए। तो फिलहाल के लिए अच्छा, इस फिल्म की जो तारीफ है ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी। अब इस वजह से हुआ क्या, इस फिल्म को बहुत बार अपोजिशन ने इसलिए भी उठाया कि साहब यहां पर ना मतलब सरकार अपना पक्ष बनाने के लिए, कश्मीर के मुद्दे पर माहौल बनाने के लिए लोगों के सामने इस फिल्म को लेकर आई है ताकि लोग कश्मीर के मामले को जानने के बाद भड़क जाएं। और भड़कने का अर्थ यह हुआ कि उस समय की सरकारों को जिम्मेदार ठहराएं। जिम्मेदार एक व्यक्ति कभी नहीं होता। यदि ये मानती है अपोजिशन कि भाई हमको ये टारगेट करने के लिए फिल्म बनाई गई है, तो जितना किसी घटना के लिए उस समय की सरकार जिम्मेदार होती है उतनी ही जिम्मेदार उस समय का अपोजिशन भी होता है। तो कोई यह कह दे कि 1990 में जो सरकार थी उसके ऊपर ठीकरा फोड़ दो, अजी नहीं साहब। आज देश में जो भी हो रहा है उसके लिए भी आप सरकार के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते, क्योंकि देश को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है ना उतनी ही अपोजिशन की भी है, क्योंकि इलेक्टेड प्रतिनिधि अपोजिशन वाले भी होते हैं। ऐसी स्थिति में देश को अवेयर करने की जिम्मेदारी, और कुछ नहीं तो जिन लोगों ने उन्हें चुना है एटलीस्ट उन्हें ही अवेयर कर दें कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली अवेयरनेस जो है ना वो देश को आगे बढ़ाएगी। और ऐसी स्थिति में एक दूसरे के बारे में यह कहना कि मैं सरकार में होता तो जाने क्या कर देता, तो ऐसी स्थिति में ना जाने कितने ही समाज सेवी, ना जाने कितने ही एनजीओ ऐसे हैं जिन्होंने कभी सत्ता का सुख नहीं भुगता और जमाने में परिवर्तन कर दिया। परिणाम के रूप में महात्मा गांधी को खुद उठा लीजिए, जिन्होंने देश के अंदर अपना नोट पर नाम छपा लिया, वो व्यक्ति कभी खुद पार्टी के अंदर शामिल नहीं हुआ, ना उसने कभी राजनीति करी। तो यह कहना कि यह सत्ता पार्टी थी और यह विपक्ष थी, तो यदि कोई यह कहता है ना कि वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी यह कहकर के पल्ला झाड़ ले कि उस समय पर तो वो पार्टी जिम्मेदार थी इसलिए हम अच्छी इमेज के हो गए, नहीं जनाब, जिम्मेदार आप भी थे। चुप क्यों थे? इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर आप थे, इतना बड़ा आपका बहुमत था, तो खड़े हो जाते जाकर के साथ में, किसने रोका था? आज की स्थिति में भी यही हाल
हालात हैं। अगर किसी पार्टी को यह लगता है कि हम तो सरकार में नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या परिवर्तित कर देते, जनाब अगर कहीं चिपक करके ना 100 लोग भी खड़े हो जाते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। खैर, ये सब बातें आप लोगों को इसलिए जान लेना जरूरी है क्योंकि किसी एक चीज से जोड़ करके किसी चीज को देखना मेरी नजर में थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना होता है। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बोलने की क्षमता बचा करके रखिए। कश्मीर फाइल्स को न्यूजीलैंड ने बैन किया, सिंगापुर ने बैन किया, और इसके पीछे न्यूजीलैंड ने कहा कि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, यानी कि मुस्लिम समुदाय जो है वो मांग करता है कि इस फिल्म को ना दिखाया जाए। सिंगापुर ने इस फिल्म को बैन किया क्योंकि वहां के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बैन कर दिया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये तमाम चीजें यहां पर चल रही हैं, राजनीति बढ़िया से हो रही है, और राजनीति के अंदर भारत के भी राजनेता यहां पर तरह तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस व्यक्ति के ऊपर केस एज यूजुअल, हमारे यहां केस तो तुरंत होते हैं, तो केस इस व्यक्ति के ऊपर भी करा दिया गया है। कोई विनीत जिंदल नाम का व्यक्ति है, वो केस करवा दिया है। जिन जिन धाराओं में संभव है 153 आईपीसी या 153 आईपीसी के तहत संभव है कि इसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, लेकिन उसका तो क्या निकलेगा आने वाला समय बताएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, यदि आपको कश्मीर विषय के ऊपर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने आपको एक लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर जाएं और जाकर के आप एक प्रॉपर तरीके से सेशन को सुन लें। कश्मीर फाइल्स के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑडियो बुक है जो मैंने लिंक में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अंकित 50 का यूज करके आप 199 रुपीज में उस सेशन को प्राप्त कर सकते हैं। सेशन सुनने के लिए, अपना समय निकालने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें। इस कंटेंट की फाइल जो मैं है आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर साझा कर दूंगा। धन्यवाद।